नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और ए के शर्मा ने दी है। आखिर क्या हैं वो फैसले, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कुल 16 प्रस्ताव पेश किए गए। इसमें से 15 प्रस्ताव पास हो गए हैं, जबकि कृषि से संबंधित एक प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया, जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया को संबोधित कर दी। आज की मंत्रिपरिषद ने के समक्ष कुल 16 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से एक प्रस्ताव कृषि विभाग का स्थगित किया गया और 15 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई। आज एक बहुत खुशी की बात है कि जिस बात का बहुत दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि निगम के माध्यम से आउटसोर्सिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना विभिन्न विभागों में, जहां पर जैसी आवश्यकता हो, उसको भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन कर दिया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा भी मौजूद थे, जिन्होंने नगरीय परिवहन की सुविधा के लिए प्राइवेट ऑपरेटर को आई चार्जिंग सहित नेट कॉस्ट बेसिक कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी दी और बताया कि इसे लेकर सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए गए हैं। परिवहन से जुड़ा हुआ विषय है और नगरों में आने जाने वाले लोग, जो आसपास के इलाकों से जो लोग आते जाते हैं, उनके परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा था कि नेट कास्ट बेसिस पे, मतलब कि प्राइवेट ऑपरेटर को हम लोग लाइसेंस दें और वो लोग अपने घाटा मुनाफा के बदौलत, सरकार उनको कोई पैसा नहीं देगी, कोई सपोर्ट नहीं देगी, सिर्फ उनको एक वैधानिक सपोर्ट देते हुए ई चार्जिंग वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको थोड़ा सा उनको सुविधा देते हुए सारा का सारा खर्च प्राइवेट ऑपरेटर उठावे, इस शर्त पे नेट कास्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मॉडल बोलते हैं उसको, उसपे प्रयोग के रूप में कानपुर और लखनऊ के 10-10 रूट, मतलब कुल मिलाकर के 20 रूट पे इस तरह की सुविधा करने का हम लोगों का मंशा है और उसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। आपको मैं भी बता दूं कि वर्तमान में 15 नगर निगमों में 743 ई बसों का संचालन हो रहा है और ये जो बसें बनेगी, कुल कानपुर में 10 रूट और लखनऊ में 10 रूट, इस प्रकार 20 रूट पे ये बसें चलेगी। मीडिया को संबोधित करने के दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने सोर्सिंग सेवा निगम से जुड़े प्रस्ताव की भी जानकारी दी और कहा कि अगर इस दौरान किसी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्रिपरिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसीज तय करेंगे और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा और किसी प्रकार की अनियमितता पाई अगर जाती है तो विभाग की संस्तुति पर जो एजेंसी है, निगम के भी संज्ञान में लाकर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और मैं समझता हूं कि जो आउटसोर्सिंग के लोग, जो तरह तरह की बातें चल रही थी और काफी देर इस बात की प्रतीक्षा थी, उसमें उन लोगों को विशेष रूप से सुविधा मिलेगी। इन लोगों को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इनका वेतन मिल जाएगा और जितने भी जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन है, ESI का है, वो सब कुछ इनके खाते में ही जाएगा जो उस कार्मिक होगा।
अर्थात जो किसी न किसी रूप में सेवारत होगा उसी के से उसमें जाएगा। अभी तक क्या होता था कि यह सर्विस प्रोवाइडर के खाते में जाता था और तमाम तरीके की शिकायतें इस बात की मिलती थी कि सर्विस प्रोवाइडर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो उनको तमाम शिकायतों को किसी भी तरीके से न आए और हर तरह से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इन लोगों को सेवा का अवसर मिले। वही कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति की भी जानकारी दी और राज्य को किस प्रकार निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है इसकी जानकारी दी। एक विषय और मंत्री परिषद के समक्ष आया कि हमारी अभी तक जो 2025 तक जो हमारी निर्यात प्रोत्साहन नीति थी, आज मंत्री परिषद ने एक अन्य प्रस्ताव के माध्यम से जो सहमति दी है, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 तक। ये भी अपने आप में जो नए निर्यातक हैं उनको, खासतौर से छोटे उद्यमी हैं उनको, या फिर जो लोग स्टार्टअप के माध्यम से जो लोग निर्यात करना चाहते हैं अपना कोई इनोवेशन, उसको भी प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति और आई, जो 2025 तक जो नीति समाप्त हुई, अब 25 से 30 तक आई। लगभग इसमें 882 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है और इसमें मेला प्रदर्शनी, हमारी क्वालिटी बेहतर हो, इसके साथ बायर और सेलर की मीट, खासतौर से जो अभी जिस प्रकार से हमारा 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक नोएडा में जो एक एक्सपोर्ट मार्ट हो रहा है, वहां पर इसी तरीके से एक्सपोर्ट लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, टेस्टिंग एक्सेट्रा, यानी कुल मिलाकर जितने भी कंपोनेंट इसमें शामिल हैं उन सारी चीजों को आगे बढ़ाना। हर तरह से इस बात के लिए हम आगे बढ़ना कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स की मांग है उनकी हम किसी न किसी रूप में पूर्ति कर सके और अपने लोगों को प्रोत्साहित कर सके। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक की फैसलों की बात करें तो इसमें प्रमुख उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठन के प्रस्ताव को मंजूरी, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को मंजूरी, नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी, कानपुर और लखनऊ के लिए 100 नई ई बसें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी, लखनऊ और कानपुर में 10-10 रूटों पर ई बसों के संचालन को मंजूरी, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के प्रस्ताव पर मुहर, स्टाम्प विभाग को सरकारी विभाग घोषित करने का औपचारिक प्रस्ताव पास, आईटी विभाग के तहत उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण नीति 2025 को मंजूरी, पैतृक संपत्ति बंटवारे के लिए रजिस्ट्री 5,000 रुपए के शुल्क पर किए जाने के संबंधी प्रस्ताव और वाराणसी में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए नया केंद्र की स्थापना है। गौरतलब है कि प्रदेश की योगी सरकार अपने राज्य की जनता को लेकर ऐसे कई फैसले लेते रहे हैं जिससे प्रदेश के विकास के साथ साथ प्रदेश की जनता का भी कल्याण हो सके और उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बिहार जनता विपक्ष को माफ नहीं करेगी। विपक्ष ने पीएम मोदी की मां का अपमान किया, ये उनकी ओर से कहा गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से बड़ा बयान दिया गया है, आपको सुनवा देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भावुक होना स्वाभाविक है। क्या किसी के स्वर्गीय मां को, जो इस धराधाम में है ही नहीं, जिनका सार्वजनिक जीवन में कोई जिनकी भूमिका नहीं थी, केवल अपने परिवार तक जिनका जीवन सीमित रहा है, उनके प्रति इतने नफरत भरे, इतने गाली गलौज वाले प्रयोग किया कि कोई भी बेटा, मतलब यह केवल माननीय प्रधानमंत्री मोदी नहीं, हर बेटे ने, कोई अगर इस धरती बेटा बेटी कोई आया है तो किसी माँ की कोख से ही वो जन्म लिया है। और माँ का अपमान केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माँ का अपमान नहीं है, इस देश की हर उस माँ का अपमान है जो देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए दिन रात तपस्या कर रहा है। इतनी नीचतापूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया और उसके लिए कांग्रेस के न तो नेता श्री राहुल गांधी, न राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी यादव कोई माफी भी नहीं मांगे, शर्म भी नहीं आती। इधर सपा सांसद अवधेश प्रसाद की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। सपा सांसद ने कांग्रेस कार्यकर्ता के बयान की निंदा की। हमें मां का
आदर और सम्मान करना चाहिए। मां तो मां होती है, चाहे पीएम की हो या फिर गरीब इंसान की, ये भी उनकी ओर से कहा गया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बयान दिया है। देखिए, ऐसा है, ये माँ है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ हो, चाहे एक छोटे गरीब से गरीब आदमी की माँ है, चाहे हमारी धरती माँ हो, हमें माँ का आदर और सम्मान करना चाहिए। और अब सवाल उठता है कि उनकी माँ के बारे में कहाँ से किसने विरोध किया है, ये जांच का विषय है। क्योंकि जो बात कहा जाता है मंच से और नेताओं के बारे में कुछ कहा जाता है, तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को ये माँ की जो गाली की बात कही जाती है, माँ की गाली किसी के माँ को देना नहीं चाहिए। ये माँ होती है। बिहार विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही महीने शेष है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा भी काफी ज्यादा हाई है। क्योंकि इस चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया और आत्ममंथन की बात कही। आखिर क्या है ये पूरा मामला, जानिए। बिहार विधानसभा चुनाव होने में अभी कई महीने शेष है, जिसे लेकर अभी तक चुनाव आयोग की ओर से ऐलान भी नहीं किया गया। लेकिन उससे पहले की तमाम पार्टियां चुनाव को लेकर अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही इंडिया गठबंधन ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका समापन भी हो चुका है, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे, जिन्होंने चुनाव को लेकर जीत का दावा किया था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक का बयान आया है, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को अपने कार्यकाल की गतिविधियों पर थोड़ा आत्ममंथन करने की बात कही। दरअसल अखिलेश यादव जी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में हैं। बिहार से लौटे हैं। बिहार प्रदेश में एनडीए की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है। अखिलेश यादव जी को जरा बिहार में यात्रा निकालने से पहले अपने कार्यकाल की गतिविधियों पर थोड़ा आत्ममंथन कर लेना चाहिए था। आप देखिए, अखिलेश यादव जी सरकार में थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 100% वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में पड़े थे। आप जाकर के रिकॉर्ड देख लो, प्रत्याशी का नाम नहीं बताऊंगा। और एक लोकसभा में तो निर्विरोध लोकसभा का चुनाव हो गया था, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नॉमिनेशन भी नहीं करने दिए थे। ये समाजवादी पार्टी के लोग, इंडी गठबंधन के लोग पूरी तरह से संविधान को धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये संभावित हार को देख करके केवल जनता में मुंह छिपाने लायक माहौल तैयार कर रहे हैं। पूरी तरह से इंडी गठबंधन खिलाफ साबित हुआ है बिहार में और इनकी यात्रा को जनता ने नकार दिया है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से, आदरणीय नीतीश कुमार जी के जन जन को जोड़ने की वजह से बिहार में एक तरफा लहर चल रही है और एनडीए की प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार आ रही है। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इंडिया गठबंधन की वोट अधिकार यात्रा पर निशाना साधा। वहीं इस यात्रा को पूरे तरीके से फ्लॉप बताया। कांग्रेस के जो अस्थायी अध्यक्ष और नेता विपक्ष हैं, बिहार में जो उन्होंने यात्रा निकाली वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। आजकल वो केवल मीडिया में बने रहने का एक बहाना खोजते रहते हैं और जो उन्होंने महाराष्ट्र के विषय में आजकल बोलना बंद कर दिए, क्योंकि महाराष्ट्र जिस एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर वो बयानबाजी करते थे, उस एजेंसी ने माफी मांगते हुए अपनी रिपोर्ट को विड्रा कर लिया। इससे ये पता चलता है कि श्री राहुल गांधी जी पूरी तरह से आंतरिक रूप से खोखले हैं। वो बाहरी मतलब दिखावा करते हैं, वास्तविकता की धरातल पर कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। वो संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं, केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं
चुनाव में लगातार पराजय का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनने तक देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकारें बनी हुई हैं, वो तो रिपीट करेंगी ही। जहां हम नहीं है वहां भी। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले की सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, जो अपने अपने बयानों के जरिए बिहार की जनता को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। अब देखना होगा चुनाव के दौरान बिहार की जनता किसे अपना महत्वपूर्ण वोट देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बरसात हो रही है, जिसे लेकर कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और स्थानीय लोगों को भारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि इसे लेकर प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी से काम करने में जुटा है, जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। देखिए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिसको लेकर के नदियां और नाले उफान पर हैं, जिसका असर इसके आसपास के क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है। आपको बता दें कि नदियों के उफान के कारण नोएडा सेक्टर 163 में बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है, जिससे बचने के लिए लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं, जिससे वो सुरक्षित रह सके। वहीं मुरादाबाद में भी लगातार बारिश के कारण एक गाँव में नाले की दीवार, जिससे वहाँ चारों तरफ पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है और वे वहां आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। दिक्कत तो सबसे ज्यादा जो ड्यूटी करने वाले हैं उनकी है, घर में रहने वालों की क्या दिक्कत है। और दिक्कत तो मकान की है ना, सबसे ज्यादा मकान हमारे पानी में डूबे हुए हैं। पानी सर ये नाले का ही है, नाला टूट गया है, नाले की वो सड़क के लिए दीवार करी वो टूट गई, इसी वजह से नाव चलानी पड़ी है। हमें तो हो गई 6-7 साल रहते हुए पानी में। पानी काफी है, अभी ऐसे निकल नहीं पाते हैं बगैर नाव से। और नाव भी कल आई है, बहुत सबने फोन उन करे यहाँ से। तो ये नाला का पानी है, नाला टूट गया है, वहीं से पानी आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी में ना निकल पा रहे हैं ना कुछ। स्कूल को भी परेशानी हो रही है, बच्चों को, ड्यूटी वान को भी परेशानी है। जब से नाव आई, जब से लिख रहे बैठे हैं सब। हम तो ऐसे आते हैं नाव में बैठ के, और कल नाव नहीं थी तो पानी में निकल के आए थे। कुछ नाले आए थे, वो गिरने से बच गया मेरा देवर। पानी में कोई भेजेंगे, बच्चे डर रहे हैं, आ ही ना रहे। नाव वाले तो भैया बेचारे वो 9 बजे तक रहते हैं, 10 बजे तक रहते हैं, चले जाते हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा, सुनवान भाई कुछ भी नहीं हो रही है यहाँ पर। नाले में निकल के जा रहा, नाले के ऊपर गिरने से बच रहा नाले में। 7 बजे मुझे स्कूल खोलना होता है, अगर मैं नहीं गई तो सारे बच्चे बाहर रहेंगे स्कूल के। तो मैं इसलिए, मेरे बेचारे देवर रह रहे हैं, उनको देखो कितनी परेशानी पड़ रही है। और मैं अपना मकान छोड़ के किराए पर रह रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे टाइम पे स्कूल नौकरी जाना है, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे आदमी को। सब स्कूल वाले हैं, हम काम करने वाले हैं, सब स्कूल जाते हैं। सुबह 7 बजे निकलते हैं, अब 7 बजे आएगा नहीं है नाव वाले भैया, वो आते हैं 9 बजे 8 बजे। बताओ कैसे जाएंगे, पानी में जाएंगे। सारा मकान की रेड़ पिट रही है, दरारें पड़ रही है, सब पानी की वजह से कुछ भी नहीं हो रही है। वहीं मथुरा में भी बारिश के कारण यमुना नदी उफान पर है, जिसे लेकर आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी सीपी सिंह का कहना है कि उन्होंने इसे लेकर पूरी तैयारियां कर ली है, जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, ताजेवाला बांध से 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और जो अगले 3 दिनों के बाद, 3 से 4 दिनों के बाद मथुरा में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। करीब हम लोगों ने 40 बाढ़ चौकियां बनाई हुई हैं। इसके अलावा बड़े बड़े इंटर कॉलेजेज लिए हैं जहां हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर लोगों को शिफ्ट करना पड़ा तो वहां शिफ्ट करेंगे। 2023 में इतना ही पानी छोड़ा गया था और जो उस समय की जो तैयारी रही है उसे हम लोग अधिक तैयारी कर रहे हैं और व्यवस्था बेहतर कर रहे हैं। कई जगह गौबंश भी हमको शिफ्ट करने पड़ेंगे। वृंदावन जो हमारा मथुरा का निचला एरिया है, उसमें जल स्तर बढ़ने पर जल जमाव होता है। वहाँ के लोगों का हम लोगों ने कई आश्रमों में और एक हमारा वो बना हुआ आश्रय स्थल बना हुआ है, वहाँ हम लोग ले जाएंगे। खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, राहत किट की पूरी तैयारी है। सभी जगह जहाँ जिन गाँव में पानी जाएगा, जहाँ रास्ता बंद होगा, करीब 10 से 12 गाँव ऐसे आते हैं। अभी तक तो केवल 2 ही गाँव हैं
वहाँ के लिए स्टीमर की व्यवस्था कर दी गई है। हम लोग चारे की भी पर्याप्त हम लोगों ने व्यवस्था कर ली है, जो पशु हम शिफ्ट करेंगे उनके चारे की भी व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम को अलर्ट मोड पे रखा गया है, पशुपालन विभाग को अलर्ट मोड पे रखा गया है, सब लोग फील्ड में हैं। स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंसेज लगाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा एंटी स्नेक वेनम आदि की व्यवस्था की गई है। तो हम लोग पूरी तरीके से तैयारी किए हुए हैं और 10 दिन पहले भी पानी आया था और हम लोग गांव में गए थे, राहत सामग्री भी बांटी गई है। और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार पूरी तरीके से जो भी प्रभावित गांव होंगे उनके साथ खड़ी है, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देंगे। इसके अलावा जो फसलों का भी नुकसान होगा उसका भी उचित मुआवजा किसान को अवश्य दिया जाएगा। गौरतलब है कि बारिश के कारण सिर्फ मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी काफी नुकसान देखने को मिला है, जहां से लगातार भूस्खलन जैसी घटनाएं भी सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। मंगलवार के दिन अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जिन्होंने श्रद्धाभाव से बजरंगबली की पूजा आराधना की और कई मन्नत भी मांगी। देखिए। मंगलवार के दिन अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंगबली की पूजा की। आपको बता दें कि मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंगलवार के दिन हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। हम काशी से आए हैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। हमने भगवान से मांगा कि हमारे पूरी दुनिया को खुशी दें, कोई दुनिया में किसी को भी कोई भी प्रकार की कष्ट ना हो, हमने ये मांगा। हम आए हैं वाराणसी से, काशी विश्वनाथ जी की नगरी से आए हैं और यहाँ पे हनुमानगढ़ी में दर्शन करने का बहुत बढ़िया सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ से सीधे श्री राम लला के दर्शन करते हुए प्रस्थान करेंगे अपने निवास पे से। बहुत भाग्यशाली महसूस, आज मंगलवार के दिन बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हमको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या मांगे, बहुत कुछ मांगने का लालसा है। हम चाहते हैं कि अपने देशवासियों को अच्छी खुशखबरी रहे और सब बढ़िया से रहे, सब कुछ अच्छा से रहे। बहुत अच्छा लगा। हम तो 4 साल बाद आए, इससे पहले आए तो बहुत अच्छा खासा विकास हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। हम यहाँ पे हनुमानगढ़ी में दर्शन करने आए हैं, श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए आए हैं। आज मेरे बच्चे का जन्मदिन था, तो मेरा यही शौक था कि हम अपने बच्चे के जन्मदिन के दिन हम रामचंद्र जी का दर्शन करवाएं और इसी उपलक्ष्य में आज मंगलवार था तो हनुमान जी का भी दर्शन हुआ और बड़ा हम सौभाग्य अपने आप को मानते हैं कि आज के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, इतना सुकून मिला, इतना शांति मिला आके यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा हमें। गौरतलब है कि हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान राम के प्रति अपनी निष्ठा के लिए शहर की रक्षा करते हैं। हनुमान को कोतवाल या शहर के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। अयोध्या में भगवान राम की पूजा करने से पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेना एक परंपरा है, जो हनुमानगढ़ी के महत्व को और भी बढ़ा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।